जय हिंद स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ दीपेश भट्ट और इंदौर डिफेंस एकेडमी में आपका सभी का स्वागत है। पॉलिटी सीरीज जैसे कि चल रही है और हम कुछ लेक्चर्स ऑलरेडी देख चुके हैं, कुछ टॉपिक्स हमने ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। आज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आप कवर करने वाले हैं जिसका नाम है फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। स्टार्ट करते हैं सीधा टॉपिक को। फंडामेंटल राइट्स ऐसा बोला क्यों जाता है, क्या इनकी खासियत है, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, ठीक है। ये फंडामेंटल है फॉर ह्यूमन एग्जिस्टेंस। दीज राइट्स आर फंडामेंटल फॉर ह्यूमन एग्जिस्टेंस, मतलब इंसान को एक डिग्निफाइड लाइफ जीने के लिए ये राइट्स की ज़रूरत है, ठीक है। तो और ये कहाँ से लिए गए, ये लिए गए हैं हमने यूएसए से, ठीक है। यूएसए पहली ऐसी कंट्री है जिसने इसको कॉन्स्टिट्यूशन में दिया है। इन राइट्स के बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में दिया था, ऑल्दो उन्होंने अमेंड करके इनको इंक्लूड किया और हमने ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में ही इनको दिया हुआ था। बिल ऑफ राइट्स के नाम से जाना जाता है। सबसे पहले किंग जॉन थे, किंग जॉन, इन्होंने 1215 के करीब बिल ऑफ राइट्स, मैग्ना कार्टा बोला जाता है इसको, और इसके अंदर कुछ राइट्स के बारे में बात की थी। यहां से हमारे फंडामेंटल राइट्स की जर्नी स्टार्ट हुई थी 1215 से, और फिर उसके बाद यूएसए एक पहली कंट्री बना जिन्होंने इस राइट्स के बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा और हर एक नागरिकों को इन राइट्स को दिया गया, ठीक है। ऐसे राइट्स जो फंडामेंटल हैं ह्यूमन एग्जिस्टेंस के लिए, एक इंसान को अच्छी जिंदगी जीने के लिए जो राइट्स चाहिए, ठीक है, डिग्निफाइड लाइफ जीने के लिए जो राइट्स चाहिए, ये राइट्स को ही हम फंडामेंटल राइट बोलते हैं, ठीक है। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 3 में दिया गया है और आर्टिकल हैं 12 to 15, 12 to 35, इंस्पायर्ड बाय कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए, ठीक है। बिल ऑफ राइट्स बोला जाता है उधर। फंडामेंटल राइट्स आर जस्टिसिएबल। जस्टिसिएबल मतलब होता है कि जस्टिफाई कर सकते हैं, मतलब हम अगर ये इन्फोर्स नहीं हो रहे हैं या फिर किसी ने इनको वायलेट किया, किसी भी इंसान इंडिविजुअल के फंडामेंटल राइट को वायलेट किया जाता है किसी भी स्टेट के ऑर्गन के द्वारा या किसी इंडिविजुअल के द्वारा या फिर किसी ग्रुप के द्वारा, किसी कंपनी के द्वारा, तो वो इंडिविजुअल उन राइट को इन्फोर्स करने के लिए कोर्ट जा सकता है। मतलब सीधी बात, सिंपल शब्दों में, कोर्ट में जा सकता है कि मेरे राइट ये हनन हुआ है और मुझे जस्टिस चाहिए, सीधी बात। तो कोर्ट्स उनको इन्फोर्स कराएगा, उस राइट्स के लिए कोर्ट्स उनको देखेगा और उनको इन्फोर्स कराएगा कि इसके राइट्स नहीं जाने चाहिए, और जो भी जैसी भी सजा होगी, जिसने भी गलत किया होगा उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। तो ये जस्टिसिएबल नेचर है, ठीक है। डीपीएसपी जस्टिसिएबल नहीं है, फंडामेंटल ड्यूटीज जस्टिसिएबल नहीं है, मतलब दे कैन नॉट बी इन्फोर्स्ड इन कोर्ट्स, बट फंडामेंटल राइट्स आर जस्टिसिएबल इन नेचर, ठीक है। दैट इज गारंटीड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन टू ऑल। हर एक इंसान को गारंटी है कि आपको ये सारे फंडामेंटल राइट्स आपको मिलेंगे हमेशा, ठीक है। कुछ कंडीशन होती हैं जिन पे नहीं मिलते हैं, वो हम अभी आगे देखेंगे। सुप्रीम कोर्ट इज द गार्जियन ऑफ फंडामेंटल राइट, ठीक है। ये गार्जियन की तरह एक्ट करता है कि कभी भी, जैसे गार्जियन, जैसे किसी भी बच्चे को चोट लगती है, कुछ भी उसके साथ गलत होता है तो वो अपने गार्जियन को जाके शिकायत करता है, वैसे हम सुप्रीम कोर्ट को शिकायत कर सकते हैं कि हमारे फंडामेंटल राइट्स का इन्फ्रिंजमेंट हुआ है, वायलेशन हुआ है, ठीक है, हमें हमारे फंडामेंटल राइट्स नहीं मिल रहे हैं, ठीक है। तो हम सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हैं और दे एक्ट एज ए गार्जियन, ठीक है। फिर 6 फंडामेंटल राइट्स हैं। ये 6 फंडामेंटल राइट के ब्रैकेट्स हैं, इनमें कुछ कुछ आर्टिकल्स हैं, ठीक है। पहला है राइट टू इक्वालिटी। पहली बात हम राइट टू इक्वालिटी करते हैं कि कौन सा आर्टिकल है, राइट टू इक्वालिटी। सबको समानता का अधिकार दिया जाता है इसमें, और इसके अंडर कितने आर्टिकल हैं, 5 आर्टिकल है, 14, 15, 16, 17, 18, ठीक है। तो ये 5 आर्टिकल बात करते हैं राइट टू इक्वालिटी की। फिर राइट टू फ्रीडम, और ये सारे हमें याद होने चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं फंडामेंटल राइट से, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस टॉपिक को हम बहुत आराम से डेप्थ में पढ़ेंगे अच्छे से। राइट टू इक्वालिटी 14 to 18। फिर राइट टू फ्रीडम आर्टिकल 19 to 22। फिर राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन आर्टिकल 23 and 24। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन आर्टिकल 25 to 28, ठीक है। यहाँ पे हम इक्वालिटी दे रहे हैं, हर एक इंसान नागरिक इस देश में रहने वाला बराबर है, चाहे वो किसी भी कास्ट से आता हो, चाहे वो उसका बैकग्राउंड कोई भी हो, चाहे वो कितना ही गरीब हो, कितना ही अमीर हो, चाहे वो कोई भी जेंडर से हो,
सबको इक्वालिटी रहेगी इस देश के नागरिकों को। फिर राइट टू फ्रीडम, कि कितना फ्रीडम है, आप बोलने का अधिकार दिया जा रहा है, आपको जीने का अधिकार दिया जा रहा है ना। तो ये सब फ्रीडम की बात की गई है इन सारे राइट आर्टिकल्स में। फिर राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, कि आपका कोई एक्सप्लॉइटेशन नहीं कर सकता है, ठीक है, जैसे ट्रैफिक ऑफ ह्यूमन बींग्स नहीं होगा, ठीक है, चाइल्ड लेबर नहीं होगा, इस तरीके एक्सप्लॉइटेशन को बंद करता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। फिर इसके बाद राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, के इंडिया इज़ अ डाइवर्स कंट्री और सबसे ज़्यादा बहुत हाईली रिच डाइवर्सिटी है यहाँ पे, साथ ही साथ बहुत सारे रिलीजन इसी कंट्री से ओरिजिनेट होते हैं, ठीक है, जैसे जैनिज्म, बुद्धिज़्म, हिंदुइज़्म, सिखिज़्म, तो ऐसे बहुत सारे रिलीजन और बाकी भी रिलीजन इसमें हैं ऑलरेडी, बाकी लोग भी, बाकी रिलीजन के लोग भी इस कंट्री में रहते हैं और हमारा कंट्री एक सेक्युलर नेचर का कंट्री है। तो इन सभी रिलीजन के लोगों को इक्वालिटी देने के लिए और इक्वल उनका रिलीजियस राइट्स उनको प्रोफेस करने के लिए जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ने बातें की हैं वो ये इन आर्टिकल में बात की है, आर्टिकल 25 to 28, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। अच्छा ये बताइए, क्वेश्चन है आपके लिए कि सेक्युलर वर्ड हमने कब ऐड किया प्रियम्बल में और कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था, कमेंट करके बताइए, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, ठीक है, इनमें हम माइनॉरिटीज़ के राइट्स की बात करते हैं, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़, ठीक है, रिलीजियस माइनॉरिटीज़ की बात करते हैं, इनमें ये कल्चरल एजुकेशनल राइट देते हैं हम आर्टिकल 29 एंड 30 में। फिर राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़, अगर ये सारे आर्टिकल्स, ये सारे राइट्स हम किसी इंसान को ना मिलें तो वो कहाँ जा सकता है इनको इन्फोर्स कराने के लिए। जो हमने जस्टिसिएबल नेचर देखा है, वो जस्टिसिएबल नेचर क्यों बोला गया है, वो इस आर्टिकल की वजह से बोला गया है। यहाँ पे आर्टिकल 32 आएगा, ठीक है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ठीक है, मतलब इसको बोला गया है बी आर अम्बेडकर जी ने कि दिस इज हार्ट एंड सोल ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो राइट कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, एक आर्टिकल यहाँ बीच में आप देख रहे होंगे कि 31 रह गया है, ये राइट टू प्रॉपर्टी हुआ करता था। मतलब जब कॉन्स्टिट्यूशन बना है 1950 में तो हमारे पास 7 फंडामेंटल राइट के स्लैब्स थे, आज की डेट में 6 ही हैं। तो एक जो राइट टू प्रॉपर्टी जो एक फंडामेंटल राइट था, इसको रिमूव कर दिया गया है, ठीक है, बाय 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, और इसको 300A के अंदर एक लीगल राइट बनाया गया है, ठीक है। तो आज की डेट में 300A के अंदर राइट टू प्रॉपर्टी इज अ लीगल राइट एंड नॉट अ फंडामेंटल राइट, ठीक है, यही यहाँ पे लिखा हुआ है कि राइट टू प्रॉपर्टी वॉज डिलीटेड बाय 44th अमेंडमेंट एक्ट एंड मेड लीगल राइट अंडर आर्टिकल 300A इन पार्ट 12, ठीक है। तो थोड़ा सा ब्रीफ हमें समझ में आया कि फंडामेंटल राइट कौन से पार्ट में हैं, कहाँ से लिए गए हैं, किस टाइप के हैं, कितने नंबर हैं। अब पहले 6 स्लैब हैं हमारे पास, एक एक स्लैब को डिटेल में समझते हैं, एक आर्टिकल को डिटेल में समझते हैं, क्या हर एक इंसान को फंडामेंटल राइट्स मिल रहे हैं, इनकी बात करते हैं। ये सिर्फ स्टडीज़ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, हर एक इंसान को जो कि इस कंट्री में रह रहा है उसको उसके राइट्स के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है, और वो राइट्स उसको क्या, उसके पास क्या हक हैं इस कंट्री में, ये इसके बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। अब देखते हैं कुछ फीचर्स की बात कर रहा है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन के, फीचर्स ऑफ फंडामेंटल राइट्स क्या हैं, ठीक है। सम आर अवेलेबल ओनली टू सिटीजन व्हाइल अदर्स आर अवेलेबल टू ऑल, ठीक है। आर्टिकल 15, 16, 19, 29, 18 to 30, ये कुछ आर्टिकल हैं जो कि सिर्फ सिटीजन्स के लिए अवेलेबल हैं, बाकी सभी के लिए अवेलेबल हैं। बाकी जो 14 है, 20 to 28 मेजरली, ठीक है, ये आर्टिकल सबके लिए अवेलेबल हैं, ये आर्टिकल सिर्फ सिटीजन्स के लिए अवेलेबल हैं, ठीक है, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि नॉट एब्सोल्यूट, मतलब हर सिचुएशन में, जैसा कि मैंने एक हिंट दी थी आपको उस लेक्चर में, मतलब लास्ट स्लाइड में, कि हर समय पे आपके साथ ये नहीं रहेंगे। सारे फंडामेंटल राइट्स एब्सोल्यूट नहीं है, कभी कभार उनका इन्फ्रिंजमेंट हो सकता है, कुछ स्पेशल कंडीशंस में उनको छीना जा सकता है बाय स्टेट, है ना। तो एक तो ये नॉट एब्सोल्यूट है, और बाउंड बाय हर एक में रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हैं जिनको हम डिस्क्रिमिनेशन नहीं बोलते हैं, कि किस तरीके से जो ज़रूरतमंदों हैं उनको किस तरीके से स्पेशल प्रिविलेजेस दिए गए हैं इस क्या बोलते हैं बाय द नेम ऑफ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन, ठीक है।
मोस्ट आर अवेलेबल अगेंस्ट द स्टेट। अगेंस्ट द स्टेट मतलब जस्टिसिएबल नेचर ही ये बताता है कि अगेंस्ट द स्टेट है, मतलब स्टेट इन राइट्स को कभी भी हमसे नहीं छीन सकता, ठीक है। मोस्ट आर इन अ नेगेटिव कॉनोटेशन, जब स्टार्ट होते हैं ना कि नो की बात बहुत ज़्यादा स्टार्ट होती है कि नो पर्सन विल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, इस तरीके से स्टार्ट होते हैं, तो इस तरीके से तो इसीलिए नेगेटिव है, ठीक है। और अगेंस्ट द स्टेट है, सम आर अवेलेबल अगेंस्ट इंडिविजुअल, कुछ ऐसे ऐसे राइट्स हैं जो अगेंस्ट इंडिविजुअल भी हैं कि कोई इंडिविजुअल इनको छीन नहीं सकता आपसे, ठीक है। सम आर नेगेटिव, मैंने बताया नेगेटिव कॉनोटेशन से जो भी स्टार्ट हो रहे हैं कि नो पर्सन शेल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज पर्सनल लिबर्टी एंड प्रोहिबिशन ऑफ अनटचेबिलिटी इन कॉन्स्टिट्यूशन, इस तरीके से नेगेटिव नेचर है। पॉजिटिव नेचर भी है साथ में कि एवरीवन इज इक्वल बिफोर द लॉ, इस तरीके से कुछ पॉजिटिव नेचर के। तो हम देखेंगे अभी के कौन से नेगेटिव नेचर के हैं, कौन से पॉजिटिव नेचर के। जस्टिसिएबल है, जस्टिसिएबल पे अपन डिबेट कर चुके हैं अच्छे से, मतलब डिस्कस कर चुके हैं कि क्या जस्टिसिएबल नेचर होता है, कि कैसे इन्फोर्स किया जाता है इनको कोर्ट्स में। वाइल व्हेन वायलेटेड कोर्ट्स कैन बी अप्रोच्ड, ठीक है, इसके लिए रेट्स होती हैं। और हमारा एक फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 32, है ना, इसके अंदर पांच रेट्स होती हैं, उसको हम इन डिटेल अभी देखने वाले हैं। सुप्रीम कोर्ट कैन डायरेक्टली बी अप्रोच विदाउट गोइंग थ्रू हाई कोर्ट, ठीक है, मतलब ये बोल रहा है कि डायरेक्टली आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है कि हायरार्की है, इंटीग्रेटेड जुडिशरी है कि आप सब ऑर्डिनेट कोर्ट जाओ, फिर हाई कोर्ट जाओ, फिर सुप्रीम कोर्ट जाओ, वे ऑफ अपील के थ्रू। दूसरी बात, जब फंडामेंटल राइट का इन्फ्रिंजमेंट होता है तो वे ऑफ अपील के अगेंस्ट भी जाके आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन है उसका ये, ठीक है। तो सीधा सीधा सब सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। नॉर्मल केस में सिविल राइट अगर कोई इन्फ्रिंज हुआ है तो आप पहले नॉर्मल क्या बोलते हैं कोर्ट्स में जाएंगे, ठीक है, फिर इसके बाद हाई कोर्ट में जाएंगे, फिर सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, इस तरीके से वे ऑफ अपील होती है ना। तो यहाँ पे डायरेक्टली जाया जा सकता है। और कैन बी कर्टेल्ड बाय पार्लियामेंट, यह भी हम देखेंगे कि किन सिचुएशन में, इमरजेंसी की सिचुएशन में कैसे क्या बोलते हैं पार्लियामेंट कर्टेल कर लेती है फंडामेंटल राइट को, मार्शल लॉ के टाइम पे कैसे कर्टेल हो सकते हैं फंडामेंटल राइट, है ना, ये सब अभी देखेंगे। फिर कैन बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी के टाइम पे इनको सस्पेंड कर दिया जाता है, एक्सेप्ट आर्टिकल 20 एंड 21, इसकी भी कहानी देखेंगे कि कौन से आर्टिकल क्यों छोड़े गए हैं इनको, ठीक है। आर्टिकल 20 और 21 के अलावा कोई भी आर्टिकल सस्पेंड किया जा सकता है ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी। आर्टिकल 19 कैन सस्पेंडेड ओनली ऑन द ग्राउंड ऑफ वॉर एंड एक्सटर्नल एग्रेशन। दो तरह की इमरजेंसी होती है, इंटरनल इमरजेंसी एंड एक्सटर्नल इमरजेंसी। तो एक्सटर्नल इमरजेंसी जब होती है, जब वॉर की कंडीशन होती है, तो ऐसे सिचुएशन में सिर्फ आर्टिकल 19 को हटाया जा सकता है, अदरवाइज इंटरनल इमरजेंसी के केस में आर्टिकल 19 को नहीं हटाया जा सकता। ये भी हम इन डिटेल अभी देखेंगे। फिर इसके बाद स्कोप इज लिमिटेड बाय आर्टिकल 31A, 31B एंड 31C। ये तीन आर्टिकल किस तरीके से फंडामेंटल राइट के पावर को थोड़ा थोड़ा कम कर देते हैं, कैसे, किन आर्टिकल्स को मोर पावरफुल कर देते हैं, या फिर किस टाइम पे बोल देते हैं कि ये फंडामेंटल राइट का इन्फ्रिंजमेंट नहीं माना जाएगा, ठीक है। ये तीन आर्टिकल हैं, आगे अपन देखेंगे इनको डिटेल में। देयर एप्लीकेशन टू मेंबर्स ऑफ आर्म फोर्स, इंटेलिजेंस एजेंसीज, पुलिस एक्सेट्रा कैन बी रिस्ट्रिक्टेड और एब्रोगेटेड बाय पार्लियामेंट, आर्टिकल 33। ये कुछ हम फीचर्स ही देख रहे हैं अभी। ये बोल रहा है कि फंडामेंटल राइट जो आर्टिकल 33 के अंदर दिए गए हैं उनमें से कुछ फंडामेंटल राइट हम स्पेशल फोर्सेस के नहीं देते हैं, जैसे राइट टू एक्सप्रेशन एंड स्पीच, ठीक है। तो अगर क्या बोलते हैं आर्म फोर्सेस ही सारे एक्सप्रेस करने लगेंगे अपने सारे इंपॉर्टेंट चीज़ों को, तो बहुत ज़्यादा हमारे सिक्योरिटी और सोवरेनिटी के लिए बहुत खतरा हो सकता है, ठीक है। तो उनको आर्टिकल 19(1)A नहीं मिलता है, ठीक है। इसी तरीके से बहुत सारे आर्टिकल्स इंटेलिजेंस फोर्सेस को नहीं मिलते हैं, ठीक है। फिर फंडामेंटल राइट कैन बी रिस्ट्रिक्टेड इफ मार्शल लॉ इज इन प्लेस, आर्टिकल 34, ठीक है। ये भी देखेंगे कि मार्शल लॉ होता क्या है और इसके आने से क्या हो जाता है, क्यों फंडामेंटल राइट रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं अपन। Some of them are directly enforceable, others need laws for enforcement। देखो सीधा सीधा कुछ को इन्फोर्स कर सकते हैं क्योंकि उनकी बात सीधा सीधा कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई है, कुछ को इन्फोर्स करने के लिए हमें लॉ बनाना पड़ेगा। जैसे
आर्टिकल 17 के लिए, कि बोलता है कि प्रोहिबिशन ऑफ अनटचेबिलिटी इन एनी फॉर्म, लेकिन उसके लिए पार्लियामेंट को एक लॉ बनाना पड़ा, सिविल राइट एक्ट 1955, और उसके थ्रू इन्फोर्स किया गया। ठीक है, तो यही बोल रहा है कि कुछ डायरेक्टली इन्फोर्स हैं, एज इट इज़ लिखा हुआ है उससे ही इन्फोर्स हो जाते हैं, और कुछ के लिए अलग से हमें लॉ बनाना पड़ा, हमें नहीं, पार्लियामेंट को बनाना पड़ा। तो बेसिक कुछ फीचर्स हमको समझ में आ गए इन सारी बातों में, कि कुछ नेगेटिव होंगे, कुछ एब्सोल्यूट नहीं होंगे, कुछ पॉजिटिव होंगे, स्टेट को रोक रहे हैं, है ना, डायरेक्टली इन्फोर्स्ड हैं, और इस तरीके की कुछ कुछ बातें हमें समझ में आई कि इमरजेंसी के टाइम पे कुछ इफेक्ट हो जाएगा फंडामेंटल राइट से रिलेटेड, कुछ बेसिक हमें समझ में आ रहा है। ठीक है, इसके आगे देखते हैं। अब स्टार्ट करते हैं अपन आर्टिकल 12, 13, है ना, इस तरीके से स्टार्ट करते हैं। 12 to 35 है अपने फंडामेंटल राइट्स, है ना। तो आर्टिकल 12 क्या बोल रहा है? आर्टिकल 12 पहली बात तो किसी भी फंडामेंटल राइट के बारे में नहीं बोल रहा है। आर्टिकल 12 में कोई फंडामेंटल राइट लिखा नहीं है, जबकि हम ऐसा बोलते हैं कि 12 to 35 फंडामेंटल राइट है, लेकिन आर्टिकल 12 सिर्फ स्टेट की डेफिनेशन दे रहा है कि स्टेट क्या है। ठीक है, डिफाइंस द टर्म स्टेट फॉर द पर्पज ऑफ पार्ट 3, कि पार्ट 3 जो फंडामेंटल राइट्स हैं उसमें जहां भी स्टेट लिखा होगा उसका मतलब क्या है। स्टेट हमारा ज्योग्राफिकल स्टेट की बात नहीं हो रही है यहाँ पे। ठीक है, जैसे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, इस स्टेट की बात नहीं हो रही है। स्टेट मतलब कहीं ना कहीं आर्म ऑफ गवर्नमेंट की बात हो रही है। ठीक है, तो स्टेट इंक्लूड्स एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर एट सेंटर एंड स्टेट। ठीक है, स्टेट्स। ठीक है, एक तो इसमें ई तक खत्म है, इसमें एस लग रहा है। ठीक है, तो ये ज्योग्राफिकल स्टेट की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, तो स्टेट इंक्लूड्स, अब पहली बात तो बेसिक कंसेप्ट अपने दिमाग में ये आ जाना चाहिए कि स्टेट मतलब होता है ऐसा कोई भी ऑर्गन, वो इंडिविजुअल भी हो सकता है, ग्रुप भी हो सकता है, ठीक है, प्राइवेट भी हो सकता है, पब्लिक भी हो सकता है, अगर वो गवर्नमेंट के लिए काम कर रहा है, एज ए आर्म ऑफ गवर्नमेंट काम कर रहा है, गवर्नमेंट के डायरेक्शन पे काम कर रहा है, डायरेक्शन मतलब कि गवर्नमेंट के लिए काम कर रहा है, तो वो स्टेट कहलाएगा। जैसे कि एग्जीक्यूटिव्स कौन से होते हैं? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं, हमारे एमएलएज होते हैं, एमपीज होते हैं, है ना, ऐसे एग्जीक्यूटिव्स या कलेक्टर वगैरह ये लोग होते हैं। लेजिस्लेचर मतलब पूरी पार्लियामेंट या पूरा स्टेट लेजिस्लेचर ऑफ सेंटर एंड स्टेट, ये सब स्टेट के पार्ट हैं। ठीक है, और लोकल अथॉरिटीज क्या करती हैं? वो गवर्नमेंट का काम करती है एट लोअर लेवल, तो ये भी स्टेट का पार्ट है। ऑल अदर स्टैच्यूटरी मतलब स्टैच्यूट से बने हुए, मतलब बाय लॉ बने हुए, स्टैच्यूट मतलब एक लॉ, तो जो लॉ की थ्रू बने हुए हैं ऐसी बॉडी, या फिर नॉन स्टैच्यूटरी बॉडी, ऐसा भी बॉडी हो सकती है जो नॉन स्टैच्यूटरी हो, मतलब लॉ के थ्रू ना बनी हो, जैसे कि नीति आयोग एग्जीक्यूटिव बॉडी है या एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, तो वो भी अगर गवर्नमेंट का काम कर रही है तो वो स्टेट के अंदर आती है। ठीक है, फिर कुछ ऐसी बॉडीज हैं, LIC, ONGC, सेल, ये PSUs हैं। ठीक है, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हैं, PSUs। तो ऐसे जो PSUs हैं जो गवर्नमेंट के लिए ही काम कर रहे हैं वो भी स्टेट के अंडर आएंगे। फिर SC डिक्लेयर्ड प्राइवेट बॉडीज वर्किंग एज इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्टेट इन आर्टिकल 12। ठीक है, तो आर्टिकल 12 के अंडर ऐसी कोई भी बॉडी जो स्टेट गवर्नमेंट के अंडर काम कर रही हो, स्टेट गवर्नमेंट के लिए काम कर रही हो, वो प्राइवेट हो कैसे भी नेचर की हो, वो स्टेट कहलाएगी। क्वेश्चन ये आता है, मतलब माइंड में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि जुडिशरी, एक से मैं पेन चेंज करता हूं, जुडिशरी क्या स्टेट है? क्योंकि अगर जुडिशरी भी गवर्नमेंट के लिए काम करेगी तो सेपरेशन ऑफ पावर की बात कैसे होगी? मतलब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमेशा सेपरेशन ऑफ पावर पे चलता है, प्योरली सेपरेशन ऑफ पावर हम फॉलो नहीं करते। यूएस प्योरली सेपरेशन ऑफ पावर फॉलो करता है, लेकिन इन तीनों के बीच में आप लोगों ने सुना होगा ये कि जो जुडिशरी होती है, एग्जीक्यूटिव होती है, लेजिस्लेटिव होती है, हमारा इनके बीच में सेपरेशन की ट्रूली सेपरेट नहीं है, लेकिन इन दोनों के बीच में सेपरेट है। मतलब जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, ये दो अलग एक सेपरेट बॉडी है। ठीक है, और इनको इंडिपेंडेंटली सेपरेट रह के काम करना होता है। अगर जुडिशरी भी स्टेट के अंडर आ जाएगी तो ये सेपरेशन ऑफ पावर को फॉलो नहीं करेगी, है ना। तो क्या जुडिशरी एक स्टेट है या नहीं, ये क्वेश्चन है। और इसका आंसर है कि जुडिशरी जब एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क करती है,
ठीक है। कई बार क्या होता है कि जुडिशरी बाय जुडिशियल एक्टिविज्म, ठीक है, खुद से कोई एडमिनिस्ट्रेटिव काम कर लेती है। जैसे दिल्ली के अंदर अगर फायर क्रैकर बैन का एक डिसीजन दिया था सुप्रीम कोर्ट ने, ठीक है, तो इस तरीके से जो जुडिशरी के काम है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव काम है, जो एक्चुअल में पार्लियामेंट को करने चाहिए, ऐसे काम जब वो जुडिशरी करती है तो वो स्टेट की डेफिनेशन के अंडर आती है। जब वो अपना जुडिशियल वर्क करती है, ठीक है, जब वो बिल्स को स्क्रूटनाइज करती है, तब वो स्टेट के अंडर नहीं आती है। आई थिंक आई मेड माई सेल्फ क्लियर कि जुडिशरी कहाँ स्टेट के अंडर है, जब वो एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क कर रही है, तब ये स्टेट के अंडर है। और जब जुडिशियल काम कर रही है तब स्टेट के अंडर नहीं है, ठीक है। फिर लॉज इनकंसिस्टेंट विथ फंडामेंटल राइट्स, कुछ लॉज हैं जो इनकंसिस्टेंट है फंडामेंटल राइट के, उनको क्या किया जाएगा। मतलब एक नया आर्टिकल की बात होने स्टार्ट हो गई है। आर्टिकल 12 हमने कंप्लीट कर लिया, जो डेफिनेशन ऑफ स्टेट की बात कर रहा था, क्या क्या डेफिनेशन ऑफ स्टेट में आते हैं ये हमने अच्छे से देख लिया। अब हम ये देख रहे हैं कि आर्टिकल 13 क्या बोलता है। ये बोलता है कि ऐसा कोई भी लॉ इस कंट्री के अंडर जो कि फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट जा रहा है विल बी डिक्लेयर्ड नल एंड वॉइड, मतलब उसको खारिज कर दिया जाएगा। ऐसा कोई भी लॉ जो फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट जाए उसको खारिज कर दिया जाएगा। सिंपल बात। आर्टिकल 13 लॉ इनकंसिस्टेंट विथ फंडामेंटल राइट्स। आर्टिकल 13 ऑल लॉज इनकंसिस्टेंट विथ फंडामेंटल राइट्स शैल बी वॉइड, ठीक है, उनको वॉइड बोल दिया जाएगा, उनको नल एंड वॉइड कह दिया जाएगा। प्रोवाइड्स फॉर जुडिशियल रिव्यू टू प्रोटेक्ट फंडामेंटल राइट, ठीक है, बता रहा हूँ मैं ये कैसे होता है। सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32, हाई कोर्ट आर्टिकल 226, ठीक है। अभी हम पहले वाली डिस्कशन पे ही आते हैं कि कोई भी लॉ जो फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट जाएगा वो क्या है, नल एंड वॉइड है। पहली बात, इस पे अभी ध्यान नहीं देना है। फिर अब ये जुडिशियल, चलो इसी को डिस्कस कर लेते हैं। पहले जुडिशियल रिव्यू ऐसा बोला गया है, और बहुत इंपॉर्टेंटली ये बोला गया है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट भी है ये, कि इसके अंडर जुडिशियल रिव्यू की पावर मिली है, ठीक है। डायरेक्टली इस आर्टिकल को पढ़ोगे तो कहीं जुडिशियल रिव्यू वर्ड नहीं मिलेगा, लेकिन कहीं ना कहीं इसके मतलब के अंदर जुडिशियल रिव्यू की पावर मिली है। अब जुडिशियल रिव्यू होता क्या है पहले तो ये समझ लेते हैं। जब भी कोई बिल बनता है, जैसे आपको ये पता होगा कि एक पार्लियामेंट है हमारे यहाँ, पार्लियामेंट के अंदर 2 हाउस हैं, लोकसभा, राज्यसभा, है ना, और इन दोनों से रुक जाओ, हाँ, लोकसभा, ठीक है। अब सपोज करो कोई बिल आया, बिल और एक्ट में क्या डिफरेंस है। बिल इनिशियल स्टेज होता है, और जब उस पर सबको रजामंदी कर देते हैं तो एक्ट बन जाता है। तो पहले आता है बिल, ठीक है, किसी भी हाउस में आ सकता है, बिल आया, ठीक है, उसको पास किया गया लोकसभा में, कैसे पास होता है ये सब हम आगे देखेंगे। फिर इसके बाद राज्यसभा में भी इसको पास किया गया, और मेजॉरिटी ने इसको सहमति दे दी, बेसिक समझ लो ये बात। और फिर इसके बाद इसको प्रेसिडेंट ने भी हामी भर दी। इसके बाद ये बनता है एक्ट, और ये एक्ट जाता है जुडिशियली के पास जुडिशियल रिव्यू के लिए। मतलब इस एक्ट को जुडिशरी रिव्यू करती है, ठीक है। एक्ट मतलब बनने से पहले ही प्रेसिडेंट के साइन होने के बाद ये जुडिशियल रिव्यू के लिए जाता है, फिर उसको एक्चुअल एक्ट बनाया जाता है। कि जुडिशरी जब रिव्यू करती है और देखती है कि कहीं ना कहीं ये फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट तो नहीं जा रहा है, या फिर किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन के ऐसे अगेंस्ट तो नहीं जा रहा है जिससे इसको नल एंड वॉइड कर सकते हैं हम, तब इस जुडिशरी के रिव्यू करने के बाद इसको एक्ट बनाया जाता है, ठीक है। मतलब जुडिशियरी रिव्यू करने के बाद ही वो पास हो सकता है, लास्ट में जुडिशरी की थप्पा चाहिए उसको पास करने के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से कोई एक्ट बनता है, और ये पावर जो जुडिशरी के पास है गवर्नमेंट को चेक एंड बैलेंस करने की, ये पावर मिलती है आर्टिकल 13 के अंडर, ठीक है। तो प्रोवाइड्स फॉर जुडिशियल रिव्यू। अब कैसे मिली ये पावर, क्योंकि इसमें बोल दिया इस आर्टिकल में कि आर्टिकल 13 के अंडर ये लिखा है कि कोई भी लॉ जो फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट जाएगा वो नल एंड वॉइड है। तो अब लॉ तो बनाया है पार्लियामेंट ने, और वो फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट जाएगा तो कौन डिसाइड करेगा, कहीं ना कहीं जुडिशरी डिसाइड करेगी कि वो फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट जा रहा है कि नहीं, और वही पावर को बोलते हैं जुडिशियल रिव्यू, ठीक है। ये आर्टिकल 32 के अंडर फंडामेंटल राइट है सुप्रीम कोर्ट का, और हाई कोर्ट के अंडर नॉर्मल राइट है, ठीक है, फंडामेंटल नहीं।
हाई कोर्ट के अंडर 226 में मिलता है, मतलब हाई कोर्ट के पास भी जुडिशियल रिव्यू का पावर है। द टर्म लॉ, अब ये बात एक डिस्कशन उठा कि लॉ के अंडर क्या क्या आता है, मतलब लॉ क्या है, क्योंकि कोई भी लॉ जो कि कोई भी लॉ जो फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट जाएगा वो नल एंड वाइड होगा। अब लॉ के अंडर क्या है, अगर सिर्फ लॉ के अंडर एक ही कैटेगरी है तो बाकी कैटेगरीज के लॉज बच जाएंगे, है ना। तो क्या क्या है लॉ के अंडर, हैज बीन डिफाइंड इन आर्टिकल 20 वेयर इट इंक्लूड्स ऑल लॉज। अब इसके अंदर क्या क्या आता है, ऑल लॉज ऑफ ऑल लेजिस्लेचर, जो भी लेजिस्लेशन आया है वो सब इसके अंडर आएंगे। ऑल ऑर्डिनेंस, अगर प्रेसिडेंट ने ऑर्डिनेंस के थ्रू आर्टिकल 1, 2, 3 के अंडर अपनी ऑर्डिनेंस पावर के अंडर लॉ बनाया है तो वो भी इसके अंडर आएगा, ठीक है। ऑल ऑर्डिनेंस ऑफ द एग्जीक्यूटिव, ऑल डेलीगेटेड लेजिस्लेशन बाय एग्जीक्यूटिव एंड executive orders, non-legislative sources of law like custom which has force of law। मतलब बेसिकली बेसिक अंडरस्टैंडिंग में हम ये समझें कि इस लॉ के अंडर हर लॉ आते हैं, ठीक है। मतलब कोई कस्टम भी ऐसा हो ना जो फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट जाएगा उसको भी नल एंड वॉइड कर दिया जाएगा। कोई नोटिफिकेशन हो और फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट जाएगा उसको भी नल एंड वॉइड कर दिया जाएगा। कोई बाय लॉ हो उसको भी नल एंड वाइड बोल कर दिया जाएगा। कोई ऑर्डिनेंस हो उसको भी नल एंड वाइड कर दिया जाएगा, ठीक है। मतलब कुछ भी ऐसा पास नहीं हो सकता इस कंट्री के अंदर जो फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट जाता है उसको नल एंड वाइड कर दिया जाएगा। ये आर्टिकल 13 बोलता है, ठीक है। और ये याद रखना कि इसके अंदर जुडिशियल रिव्यू की पावर मिलती है, ठीक है। अब आगे देखते हैं क्या बोल रहा है। जैसे मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ आपको, कस्टम्स भी नहीं जा सकते इसके अगेंस्ट। कस्टम क्या होते हैं, रिलीजियस राइट्स होते हैं जो फॉलो किए जा रहे हैं। 30 ट्रिपल तलाक को देख लेते हैं। ट्रिपल तलाक में एक फंडामेंटल राइट है, राइट टू इक्वालिटी, और उसमें लिखा गया है कि देयर विल बी नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स, ठीक है। अब ट्रिपल तलाक में कहीं ना कहीं इस प्रैक्टिस को फॉलो करते हुए विमेन के अगेंस्ट एक बायसनेस थी कि ट्रिपल तलाक एक कस्टम ऐसा है जिसमें मेन को ज़्यादा पावरफुल बनाया गया है और उसके पास पावर है डाइवोर्स लेने की 3 बार तलाक बोल के, और विमेन के पास वो पावर नहीं है, ठीक है। तो इसके थ्रू फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो ही रहा था ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स, क्योंकि डिस्क्रिमिनेशन है। इस कस्टम को नल एंड वॉइड कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने, ठीक है। तो कोई भी कस्टम ऐसा नहीं जा सकता फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट, ये आर्टिकल 13 बोलता है, ठीक है। फिर आर्टिकल 13 ऑल्सो डिक्लेयर्स कंस्टिट्यूएंट amendment cannot be challenged as they are not laws, but Supreme Court overruled this constituent amendment and cannot violate basic structure। देखो स्टार्टिंग में क्या हुआ था कि पहले बोला गया कि ये सारे चीज़ें लॉज के अंडर आएंगे, ठीक है, कस्टम, नोटिफिकेशन, बाय लॉ, ऑर्डिनेंस सब, लेकिन क्या कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आएगा इसके अंडर। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट मतलब पार्लियामेंट जो कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस लाने की कोशिश कर रही है वो अमेंडमेंट क्या इस लॉ के अंडर आएंगे। मतलब बेसिक से अपन समझें तो ये मतलब कि क्या पार्लियामेंट को जो पावर मिली है वो फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट जा सकते हैं या नहीं, ये क्वेश्चन उठा, ठीक है, थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। तो एक 2-3 केस हुए। पहले शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस हुआ, उसमें बोला कि आप फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट जा सकते हैं, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट विल नॉट बी कंसीडर्ड लॉ अंडर आर्टिकल 13। बात समझ में आई क्या, ठीक है। शंकरी प्रसाद केस, मैं पूरा बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं लिख रहा हूँ अभी, शंकरी प्रसाद केस, ठीक है। इस केस में बोला क्या कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट विल नॉट बी लॉ अंडर आर्टिकल 13, ठीक है, कि ये लॉ के अंडर नहीं है और आप ऐसे कोई भी चेंजेस ला सकते हो। अब कहीं ना कहीं इस केस के बाद पार्लियामेंट के पास अनलिमिटेड पावर होगी, क्योंकि वो फंडामेंटल राइट्स को डिस्ट्रॉय कर सकते थे, वो कुछ भी ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट ला सकते थे जो फंडामेंटल राइट्स को पूरा का पूरा ख़त्म कर दे। तो ये कहीं ना कहीं बाद में रियलाइज़ हुआ, ठीक है। और इसमें फिर गोपालन केस आया था। गोपालन केस में रियलाइज़ किया गया कि ये कहीं ना कहीं गलत पावर हमने दे दी है, तो उन्होंने बोला कि नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट विल बी
अंडर द परव्यू ऑफ लॉ, ठीक है, इस लॉ की डेफिनेशन के अंडर है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, और आप कुछ भी चेंजेस नहीं कर सकते हो फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट। फिर उसके बाद ये हुआ कि गवर्नमेंट ने एक अमेंडमेंट लाया 24th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, और उसके थ्रू आर्टिकल 13 की लैंग्वेज चेंज कर दी कि हम जो भी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बनाएंगे वो लॉ के अंडर नहीं आएगा, ऐसी डेफिनेशन डाली। और उसके बाद कहीं ना केशवानंद भारती केस 1973 24 अप्रैल में हुआ, और उसमें बोला गया कि ठीक है, आप जो भी बोल रहे हो लॉ के अंडर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट नहीं आएंगे, ये बात सच है, लेकिन वो फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट जा सकते हैं, लेकिन नॉट द बेसिक स्ट्रक्चर। ये बहुत क्रक्स में, मैंने बहुत बेसिक में आपको बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में बताया है, आगे हम बहुत डिटेल में इसको देखेंगे, ठीक है। अभी अगर ये बात नहीं समझ में आई, ये तीनों बात लास्ट की 2 मिनट की, तो कोई बात नहीं, अब आगे अच्छे से डिटेल में समझेंगे। बस इस पॉइंट को समझाने की कोशिश की है मैंने कि आर्टिकल 13 ऑल्सो डिक्लेयर्स कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कैन नॉट बी चैलेंज एज दे आर नॉट लॉज, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आर नॉट अ पार्ट ऑफ लॉ, ठीक है। अब फंडामेंटल राइट टू इक्वालिटी देख लेते हैं। इंट्रोडक्शन, आर्टिकल 14 to 18 पहला स्लैब है ये, और राइट टू इक्वालिटी की बात कर रहा है। आर्टिकल 14 इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ठीक है। फिर आर्टिकल 15, अभी इनको इन डिटेल देखेंगे, बस देख रहे हैं कौन कौन से आर्टिकल है। प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। आर्टिकल 16 इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। आर्टिकल 17 एबॉल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी एंड प्रोहिबिशन ऑफ इट्स प्रैक्टिस। आर्टिकल 18 एबॉल्यूशन ऑफ टाइटल एक्सेप्ट मिलिट्री एंड एकेडमिक। ये सारी इक्वालिटी की बात करता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। एक एक करके देखते हैं कौन कौन सी इक्वालिटी है, क्या बोलती हैं, क्या इनका मतलब है। आर्टिकल 14 इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ठीक है। 2 तरह की इक्वालिटी बात कर रहा है आर्टिकल 14 कि हर एक इंसान इक्वालिटी बिफोर लॉ, लॉ के सामने इक्वल है, मतलब इस देश का प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट, या फिर हमारे जैसा कोई नॉर्मल इंसान, या फिर कोई बैगर, स्लम वर्कर, कोई भी इंसान, ये तीनों इंसान बराबर हैं, ठीक है, लॉ के सामने। ये बात कर रहा है आर्टिकल 14, ठीक है। इक्वल गारंटीज इक्वालिटी बिफोर लॉ, कि लॉ के सामने सब बराबर हैं, ठीक है। और एक और टर्म देता है कि इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज फॉर ऑल इंक्लूडिंग फॉरेनर्स, कॉर्पोरेशंस, ऑर्गेनाइजेशन, सोसाइटीज एक्सेट्रा। हाँ, तो इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ के बीच में हमें थोड़ा डिफरेंस पता होना चाहिए, पहली बात तो, ठीक है। एक बेसिक एग्जांपल से मैं समझा सकता हूँ आपको। पहले डिस्कस कर लेते हैं कि इक्वालिटी बिफोर लॉ मतलब एक लॉ बना है, ठीक है। सपोज कि एक रेस हो रही है, ठीक है, उसमें एक इंसान है, वो बहुत अच्छे जेनेटिक्स का है और बहुत अच्छी उसकी स्प्रिंट कैपेसिटी है, प्रैक्टिस भी उसने अच्छी की है, वो उस रेस में खड़ा है। फिर साथ में एक इंसान है जो क्या बोलते हैं बहुत मोटा है, वो भी उसमें खड़ा है। एक नॉर्मल इंसान है जो रेगुलर एक्सरसाइज करता है, नॉर्मल एथलीट नहीं है, नॉर्मल, वो भी उसमें खड़ा है। और एक इंसान है जिसके पैर नहीं है, वो भी उसमें खड़ा है। अब इन चारों सिचुएशन में चारों की कंडीशन अलग है, लेकिन लॉ ये बोल रहा है कि जो इस लाइन को क्रॉस करेगा वो जीतेगा, जो नहीं करेगा वो नहीं जीतेगा, और जो पर्टिकुलर टाइम लिमिट में क्रॉस करेगा वो जीतेगा। बेसिक समझ में आया? तो लॉ ये कहता है कि हम नहीं जानते कि आपकी सिचुएशन क्या है, हमारे लिए आप चारों बराबर हैं, एक्सक्यूज मी, ठीक है, हमारे लिए आप चारों बराबर हैं। हेलो हेलो तो इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। तो हमारे डिस्कशन में हम ये देख रहे थे कि चारों के लिए, चारों कंडीशन में चारों के लिए वो रेस क्रॉस करना ज़रूरी है, तभी वो जीतेंगे, चाहे उनकी पहले की सिचुएशन जो भी हो, ठीक है। तो ये इक्वालिटी बिफोर लॉ हमारी पर्सनल सिचुएशन से मतलब नहीं है इसको, ये बोलता है कि सब लोग इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर सिचुएशन आर इक्वल बिफोर द लॉ, ठीक है। लेकिन साथ ही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एक स्पेशल प्रोविजंस को भी इंट्रोड्यूस करता है, बोलता है कि इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, के कुछ लोग हैं, ठीक है, जैसे इस सिचुएशन में जो बंदा जिसका पैर नहीं है, ठीक है, और जो बंदा क्या बोलते हैं
ऐसी सिचुएशन से आता है, उसको इस रेस में थोड़ा सा आगे दौड़ाना चाहिए, है ना। उसकी बाउंड्री लाइन या तो कम होनी चाहिए या फिर उसको स्टार्ट आगे से मिलना चाहिए या उसका टाइम पीरियड ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि तभी फेयर रेस होगी ना। एक इंसान जिसके पास पैर नहीं है और एक इंसान जो एथलीट है, इन दोनों की रेस करानी है तो कुछ फेयर रखने के लिए एक इंसान को पुश तो देना पड़ेगा, और ऐसा जो पुश है, जो उसका ऐसी हेल्प है ताकि वो फेयरनेस रहे इन दोनों के बीच में, उस पुश को बोलते हैं इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। मतलब एग्जाम्पल जैसे हमारे यहाँ SC STs को थोड़ा सा ज़्यादा पुश मिलता है गवर्नमेंट की तरफ से, क्यों? क्योंकि इनकी सिचुएशन बहुत पहले बहुत ख़राब थी, है ना। इनकी सिचुएशन आज की डेट में भी ख़राब है कई जगह, तो इनको मेन स्ट्रीम एरिया में लेके आने के लिए पुश की ज़रूरत है, इसीलिए इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, है ना। अब देखते हैं, पढ़ते हैं क्या बोल रहा है। इक्वालिटी बिफोर लॉ, एब्सेंस ऑफ स्पेशल प्रिविलेज, किसी भी सिचुएशन में आप किसी भी कंडीशन में आपको स्पेशल प्रिविलेज नहीं दिया जाएगा। एब्सेंस ऑफ स्पेशल प्रिविलेज, इक्वल सब्जेक्शन ऑफ ऑल द लॉज एंड नो पर्सन इज अबव द लॉ। ये ब्रिटिश ओरिजिन है, ये ब्रिटिश कॉन्सेप्ट है कि आपकी सिचुएशन जो भी हो सब इक्वल है ना। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ ये कहता है कि इक्वल ट्रीटमेंट अंडर इक्वल सर्कमस्टेंसेस। ऐसे लोग जिनके पास, सबके पास पैर नहीं है, उनको इक्वल ट्रीटमेंट मिलेगा। ऐसे लोग जो सारे एथलीट हैं उनको एक इक्वल ट्रीटमेंट मिलेगा। ऐसे लोग जो अच्छी कास्ट से आते हैं, जो प्रिविलेज्ड हैं, उनको एक ट्रीटमेंट मिलेगा। ऐसे लोग जो खराब डाउन ट्रोटन हैं, बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक बैकवर्ड हैं, या फिर बहुत ज़्यादा ऐसी सिचुएशन से आते हैं जिनको अपलिफ्टमेंट की पुश की ज़रूरत है, उनको इक्वल ट्रीटमेंट मिलेगा। ठीक है। सिमिलर एप्लीकेशंस ऑफ लॉ, सिमिलर एप्लीकेशन ऑफ लॉ ऑन पीपल सिमिलरली सिचुएटेड। जो एक जैसी सिचुएशन में है उनको एक तरीके से ट्रीटमेंट मिलेगा, लेकिन जो सिचुएशन जिनकी अलग अलग, उनको ट्रीटमेंट भी अलग अलग मिलेगा। बात समझ में आ रही है? लाइक ट्रीटेड अलाइक, लाइक विल बी ट्रीटेड अलाइक। एक जैसे लोग एक जैसा ट्रीटमेंट मिलेगा, जो अलग अलग सिचुएशन में उनको ट्रीटमेंट अलग अलग मिलेगा। ठीक है। और ये है बेस्ड ऑन रूल ऑफ लॉ। आर्टिकल 14 इज अ पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है। एक्सेप्शन टू इक्वालिटी, एक बेसिक एग्जांपल और देता हूं मैं आपको ये समझने के लिए, ये दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। सपोज एक दीवार है जिसमें एक इंसान है, वहां पे मैच चल रहा है और यहाँ से देख रहा है वो। ठीक है। तो ये इंसान है, इसके पैर पूरे यहाँ तक पहुँच रहे हैं और दीवार के ऊपर आराम से देख सकता है। ठीक है। एक सिचुएशन है जिसमें एक इंसान है, इसको थोड़े से पुश की ज़रूरत है और ये भी मैच को देख लेगा अगर थोड़ा सा हाइट इसकी और ऊपर होती। एक है जिसकी हाइट बहुत ही कम है, वो मैच को नहीं देख सकता। ठीक है। अब इक्वालिटी बिफोर लॉ तो बोलता है कि तीनों को इक्वल ट्रीटमेंट मिलेगा। मतलब हम तीनों को एक स्टैंड देते हैं और तीनों स्टार्ट करेंगे देखना। अब इसको स्टैंड मिला तो ये थोड़ी सा और ऊपर पहुंच गया, इसको स्टैंड मिला तो ये थोड़ा सा ऊपर पहुंच गया और ये देखने लगा, इसको स्टैंड मिला तो ये यहीं पर पहुंच पाया। बात समझ रहे हो आप कि इक्वालिटी बिफोर लॉ की वजह से तीनों को इक्वालिटी तो रखी, लेकिन इसको जो ज़रूरत थी वो नहीं मिल पाया, और इसको ज़रूरत थी नहीं फिर भी इसको मिला। अगर इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ होता तो ये बोलता कि इसका स्टैंड इसको मत दो क्योंकि इसको ज़रूरत नहीं है, और इसका स्टैंड इसको दे दो। तो ये इसको स्टैंड जब दो मिल जाएंगे तो ये यहाँ पे पहुँच जाएगा। मतलब इस इंसान को ज़्यादा ज़रूरत है, इसको बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, और ऐसे सिचुएशन में जो भी लोग हैं इनको ज़्यादा ज़रूरत है। यही बोलता है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। ठीक है। तो ज़्यादा ज़रूरत वाले को ज़्यादा पुश चाहिए और जिसको ज़रूरत नहीं है उसको बिल्कुल पुश मत दो। बात समझ में आई इनके बीच का डिफरेंस? ठीक है। अब एक्सेप्शन देख लेते हैं। आर्टिकल 361 बोलता है कि प्रेसिडेंट गवर्नर एंजॉय इम्यूनिटी इन ऑल एग्जीक्यूटिव एक्शन, नो क्रिमिनल केसेस और अरेस्ट ड्यूरिंग द ऑफिस। ऑफिस में रहते हुए कभी भी गवर्नर और प्रेसिडेंट को ऑफिस में किए हुए किसी भी कार्य के लिए, इवन उनके ऑफिस में क्रिमिनल उन्होंने ऑफेंस किया तो भी उनको इम्यूनिटी है। ठीक है। क्योंकि वो इतनी इंपॉर्टेंट पोस्ट है। ठीक है। और अगर उन्होंने कोई सिविल ब्लंडर किया है या फिर सिविल क्राइम किया है तो उसके लिए उनको 2 मंथ का एडवांस नोटिस देना पड़ेगा, और उसके बाद उनकी प्रोसीडिंग्स चल सकती है इन सिविल केस, नॉट इन क्रिमिनल केस। ठीक है। फिर आर्टिकल 361 ये बोलता है कि मीडिया पब्लिकेशन या फिर किसी भी न्यूज़पेपर में कुछ भी लिखा हुआ है तो उसको नहीं माना जाएगा, एकदम लेजिट लॉ नहीं माना जाएगा। ठीक है। फिर आर्टिकल 105 और 194
भी इम्यूनिटी देता है, सेम वाली जो एमपीज और एमएलएज और एमएलसीज के लिए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए, फॉर स्पीच वोट इन लेजिस्लेचर। उन्होंने क्या बोला है, क्या वोट किया, इस बेसिस पे उनके अगेंस्ट कोई भी प्रोसीडिंग्स नहीं होगी। मतलब कोई भी काम किया गया इन द पार्लियामेंट और इन द स्टेट लेजिस्लेचर विल नॉट बी एडमिसिबल इन द कोर्ट। ठीक है। और आर्टिकल 31C ये भी कुछ पावर्स देता है जो कि 39 और बी और सी के अंडर, अगर जो कि एक डीपीएसपी है, हम देखेंगे क्या होता है डीपीएसपी, लेकिन आर्टिकल 39 बी और सी के अंडर कुछ प्रोविजंस अगर बनाए गए हैं तो उनको आर्टिकल 19 और 14 के अंडर नहीं माना जाएगा कि इनके अगेंस्ट जाते हैं या फिर इक्वालिटी के अगेंस्ट जाते हैं। बेसिक बात, आगे इसको अच्छे समझेंगे। अभी 39 बी सी नहीं आया इसलिए आपको अच्छे समझ में नहीं आया होगा ये पॉइंट। फिर फॉरेन एंड यूएन डिप्लोमेट्स हैव डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी। ठीक है, फॉरेन एंड यूएन डिप्लोमेट्स के पास इम्यूनिटी है। प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन सर्टेन ग्राउंड्स। ठीक है, स्टेट विल नॉट डिस्क्रिमिनेट ऑन दीज ग्राउंड्स। ये बात हो रही है कि स्टेट इन ग्राउंड्स पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा किसी भी इंडिविजुअल के अगेंस्ट। प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन सर्टेन ग्राउंड। आर्टिकल 15 बैन्स डिस्क्रिमिनेशन ओनली ऑन द ग्राउंड ऑफ, सिर्फ इन्हीं ग्राउंड पे नहीं डिस्क्रिमिनेट किया जाएगा, बाकी ग्राउंड पे डिस्क्रिमिनेट किया जा सकता है। रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ, ये 5 ग्राउंड पे आर्टिकल 15 के अंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। ठीक है, डिस्क्रिमिनेशन ऑन अदर ग्राउंड्स इज नॉट प्रोहिबिटेड, बाकी पे प्रोहिबिशन नहीं लगा है। ठीक है, प्रोहिबिट्स subjection of any disability, liability, restriction or condition on same ground from access to shop। मतलब इस तरीके से डिस्क्रिमिनेशन होता था। ठीक है, कि शॉप में नहीं आने देते थे, रेस्टोरेंट में एक कास्ट के लोग दूसरी कास्ट को, तो ऐसे डिस्क्रिमिनेशन को बचाने के लिए ये बोला गया है कि देयर विल बी नो डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, आगे देखते हैं एक्सेप्शंस क्या है। ठीक है, परमिट स्पेशल प्रोविजन फॉर वुमेन चिल्ड्रन, ये आर्टिकल 15(3) के अंदर बोला गया। ये बोल रहा है, पहली बात तो ये बोल रहा है कि कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। इन 5 बेसिस पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा किसी भी इंसान के आगे। लेकिन फिर साथ में ही ये भी बोल दे रहा है कि अगर हम वुमेन चिल्ड्रन के लिए स्पेशल प्रोविज़न बनाएं, SC ST या OBCs के लिए, SC ST OBCs के लिए 15(4) है। ठीक है, तो ऐसे एक्सेप्शन को डिस्क्रिमिनेशन नहीं बोलेगा, स्पेशल प्रोविजंस बोलेंगे और इनको डिस्क्रिमिनेशन नहीं कंसीडर किया जाएगा। ठीक है, पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन भी बोलते हैं इसको, पुश फैक्टर है ये, है ना। तो फिर इसके बाद 93rd अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस 27th OBC कोटा एंड SC डायरेक्ट सेंटर टू एक्सक्लूड क्रीमी लेयर्स फ्रॉम द OBC कैटेगरी। तो 27% जो कोटा डाला गया है और एक्स्ट्रा पुश के लिए OBCs के लिए, अदर बैकवर्ड क्लास के लिए 93rd अमेंडमेंट से, इसको डिस्क्रिमिनेशन के अंडर नहीं माना जाएगा। ठीक है, और ये फिर क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट आया था कि OBC के अंडर भी जो लोग के इनकम 8 लाख से ज़्यादा हैं या फिर इन सब पोस्ट पे ना हो, बड़ी बड़ी पोस्ट जितनी भी हैं कि कर्नल से ऊपर नहीं होनी चाहिए और क्लास 2 ऑफिसर नहीं होना चाहिए, गेजेटेड ऑफिसर्स नहीं होने चाहिए और इनकम 8 लाख से ऊपर नहीं होनी चाहिए, इन सब सिचुएशन में वो क्रीमी लेयर पे आ जाता है और उनको 27 के अंडर नहीं इंक्लूड किया जाएगा। ठीक है, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, आर्टिकल 14 हमने देखा, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ की बात हुई है। आर्टिकल 15 में क्या बात हुई है कि देयर विल बी नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, ये 5 बेसिस पे। अब यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट के बेसिस पे कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो, ऐसी बात की गई है। इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी पब्लिक एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइडेड इन आर्टिकल 16 में बात हुई है रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स एक्सेट्रा। एक्सेट्रा क्यों? क्योंकि कुछ इंपॉर्टेंट अलग भी है। देखो, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ तो उसमें भी था, ये 5 तो उसमें भी थे, साथ में 2 एक्स्ट्रा हैं। और 2 एक्स्ट्रा क्या कौन कौन है? एक तो है डिसेंट और एक है रेसिडेंस। ये 2 कंडीशन अलग से आती हैं आर्टिकल 16 के साथ कि डिसेंट और रेसिडेंस, मतलब अब 7 कंडीशन है, इन 7 कंडीशन पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा इन द मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट के लिए इन 6-7
मैटर्स पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, इसके अलावा हो सकता है, ठीक है। एक्सेप्शन, पार्लियामेंट कैन प्रिस्क्राइब रेसिडेंस एज कंडीशन फॉर रिजर्वेशन फॉर बैकवर्ड क्लास, रिजर्वेशन ऑफ रिलीजन, ऑफिस फॉर मेंबर्स ऑफ द रिलीजन, ठीक है। कुछ कुछ जगह पे रेसिडेंस को एक्सेप्शन बता दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, इसी आर्टिकल के अंदर, कि रेसिडेंस कई जगह पे एक एक्सेप्शन हो सकता है, भले ही हमने यहाँ पे लिखा है, लेकिन कुछ जगह पे एक्सेप्शन हो सकता है कि इसी रेसिडेंट के लोग को लिया जाएगा। या फिर रेस भी हो सकता है, मतलब कास्ट भी हो सकता है। जैसे अगर किसी मंदिर में पादरी बनाना है तो वो फिर वो एक पर्टिकुलर कास्ट से ही आने चाहिए, ठीक है, तो उसमें एक्सेप्शन चलेगा, ठीक है। या फिर उसी रिलीजन से ही आने चाहिए। एक मुस्लिम जो मॉस्क है उसमें एक हिंदू नहीं जा सकता एज अ प्रीस्ट, है ना, प्रीस्ट की पोस्ट तो उसी रिलीजन से आएगी और उन्हीं के पर्टिकुलर कास्ट से आएगी। उसी तरीके से हिंदूज में भी कुछ एक कास्ट और कुछ पर्टिकुलर हिंदू रिलीजन से ही वो पोस्ट आएगी। इस तरीके से स्पेशल प्रिविलेजेस हैं जिसको इसी आर्टिकल के अंडर मेंशन किया गया है, ठीक है। फिर मंडल कमीशन की बात होती है, और मंडल कमीशन वही बात करता है 27% ओबीसी कोटा की बात करता है। फिर उसके आगे बाद में हमने रिजर्वेशन इन प्रमोशन की बात की है, जो कि 77th अमेंडमेंट एक्ट में अलाउ किया गया था रिजर्वेशन इन प्रमोशन, है ना। और 2-3 बैकवर्ड क्लास कमीशन भी बनी थी। 1993 में नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास बनी थी। ये सब स्पेशल प्रोविज़न हैं ओबीसी इसको अपलिफ्ट करने के लिए। इसी तरीके से 103rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, 103rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के अंडर 15(6) और 16(6) ये 2 प्रोविज़न डाली गई, जिसमें EWS इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को 10% कोटा देने की बात की गई है, 10% कोटा, ठीक है। तो 15(6) के अंडर ये बोला गया है, जैसे 15 में बोला गया देयर विल बी नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ दीज 5 प्रिंसिपल्स, उसी में 15(6) जोड़ा गया है, जिसमें EWS के अंदर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के अंदर उनको रिजर्वेशन दिया गया है। फिर 16(6) के अंडर EWS को 10% रिजर्वेशन इसके लिए एम्प्लॉयमेंट के लिए दिया गया है, ठीक है। अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी के इंडिया के अंडर बहुत पहले मेडाइवल टाइम में अनटचेबिलिटी बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट थी, और उसको ध्यान में रखते हुए कॉन्स्टिट्यूशन राइटर्स ने उसको हटाने के लिए आर्टिकल 17 लाया, ठीक है, जो बैन कर रहा है। किसी और कॉन्स्टिट्यूशन से नहीं लिया, ये हमारे यहाँ की सिचुएशन को देखते हुए हमने ये इंट्रोड्यूस किया है। आर्टिकल 17 बैन्स अनटचेबिलिटी, पनिशेबल बाय लॉ, पनिश किया जाएगा अगर किसी ने किया, ठीक है। लेकिन इस आर्टिकल को पढ़ के कोई पावर नहीं मिल रही है। उस पावर को इन्फ्लुएंस करने के लिए, उस पावर को इन्फोर्स करने के लिए पार्लियामेंट को एक लॉ बनाना पड़ेगा, ठीक है। अगर वो लॉ नहीं बनाएगा तो ये पावर, इस आर्टिकल का खुद अकेले इस लाइन को लिखने का बहुत ज़्यादा महत्व नहीं रहेगा, ठीक है। तो ये पावर मिलती है पार्लियामेंट को। पार्लियामेंट ने एक्ट बनाया अनटचेबिलिटी ऑफेंस इज एक्ट 1955, जिसको बाद में रीनेम कर दिया सिविल राइट एक्ट 1955, ठीक है। और ये एक्ट बोलता है कि ये नॉन बेलेबल ऑफेंस होगा, बेल नहीं मिलेगी, ठीक है, नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस होगा। इस तरीके से ये सज़ा भी देता है इसमें कि बहुत सारी सज़ा हो सकती है। अनटचेबिलिटी किसी ने किया, छुआछूत किसी ने किया, एक कास्ट से दूसरी कास्ट को अपने से नीचे मानते हुए छुआछूत अगर किसी ने किया तो उसको क्या सज़ा हो सकती है, 6 महीने तक की जेल हो सकती है ना। फिर ऑफेंसेस, प्रिवेंटिंग पर्सन फ्रॉम प्लेस ऑफ वर्शिप, इस तरीके से किस तरीके से अनटचेबिलिटी की जाती है उसके बारे में बताया गया है कि आप किसी को प्लेस ऑफ वर्शिप नहीं आने दो, किसी को नहाने की जगह में एंटर ना करने दो, किसी को नॉर्मल हमारे घर के सामने ऐसे नहीं गुजरना ये बोलो, है ना। इस तरीके से अनटचेबिलिटी कि हमारे यहाँ पे ऐसे नहीं बैठो, पब्लिक प्लेस में यहाँ पर बैठ के मत खाओ, ठीक है। इस तरीके से अनटचेबिलिटी को यूज़, इस तरीके से उसको परफॉर्म किया जाता है, जो कि ऑफेंस है, एक नॉन बेलेबल ऑफेंस है ना, ठीक है। यही सारे तरीके बताए गए हैं किस तरीके से अगर किसी को रिफ्यूज़ भी कर दिया आपने गुड्स सेल करने के लिए, और आप पब्लिक नेचर का है और मतलब आप सभी को सेल कर रहे हो, और किसी पर्टिकुलर कास्ट को या किसी एक इंसान को बिकॉज ऑफ हिज कास्ट अगर आपने मना किया सेल करने के लिए, तो भी आपके अगेंस्ट ऑफेंस माना जाएगा,
ठीक है। SC हेल्ड आर्टिकल 17 इज अवेलेबल अगेंस्ट इंडिविजुअल, तो ये बोथ स्टेट के अगेंस्ट और इंडिविजुअल के अगेंस्ट अवेलेबल है, ठीक है। अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स, आर्टिकल 18 बात करता है अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स की, ठीक है। आर्टिकल 18 एबॉलिशन ऑफ टाइटल। देखो हमारे कंट्री में क्या होता था कि एंशिएंट मेडिवल एरियाज में टाइम में बहुत ज़्यादा राजा रजवाड़े चलते थे, है ना, और उनको महाराजा धीराज और 1008 बार श्री श्री ऐसे इस तरीके से बुलाया जाता था, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं कुछ लोगों से अपने आप जब ये महाराजा बोला जा रहा है, किसी को महाराजा धीराज बोला जा रहा है ना, तो इस तरीके से किसी को स्पेशल राइट्स दिए जा रहे हैं ना, उनको कहीं ना कहीं बड़ा दिखाया जा रहा है नॉर्मल लोगों से, है ना। और जब से हमें आज़ादी मिली है तब से हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री हैं। इस देश में राजा इन सब चीज़ों को मान्यता नहीं दी जाएगी, ऐसा हमारी कंट्री में है। तो अब जो टाइटल्स चले आ रहे हैं वो स्टेट रिकॉग्नाइज नहीं करेगा, ठीक है। ऐसे टाइटल्स को अब स्टेट रिकॉग्नाइज नहीं करेगा, यही बोलता है कि आर्टिकल 18 यही बोलता है कि अबॉलिशेस टाइटल्स एंड मेक्स 4 प्रोविजन, प्रोहिबिट स्टेट फ्रॉम कन्फरिंग टाइटल एक्सेप्ट मिलिट्री एंड एकेडमिक। तो महाराजा के टाइटल स्टेट नहीं देगा किसी को भी, कोई कितना ही बड़ा राजा हो, बीकानेर के राजा, भोपाल के राजा, हैदराबाद के राजा, स्टेट उनको राजा ऐसे नहीं बोलेगा, उनके नाम से बोलेगा, ठीक है, मिस्टर मिसिस दिस, ठीक है। और लेकिन मिलिट्री और एकेडमिक टाइटल्स को एक्सेप्शन है, क्योंकि ये ना किसी इंसान ने हेरिडिटरी की वजह से नहीं पाए हैं, अपनी खुद की स्किल्स की वजह से पाए हैं। कोई इंसान अगर लेफ्टिनेंट कर्नल है या फिर मेजर है या फिर ग्रुप कैप्टन है या फिर स्क्वाड्रन लीडर है इन डिफेंस, और एकेडमिक जैसे डॉक्टर है, PhD होल्डर है, डॉक्टर है, डॉक्टरेट है उनके पास, या फिर लॉयर है, तो वो जो उनके नाम के आगे जो सफिक्स लग रहा है, ठीक है, प्रीफिक्स लग रहा है, वो पास नहीं किया जा सकता, हेरिडिटी नहीं है, वो उनकी स्किल्स, उनके टाइम, उनने उस स्किल्स को अपनाया है और टाइम से उनको पाया है, इसकी वजह से मिला है, ठीक है। तो एकेडमिक टाइटल्स और मिलिट्री टाइटल्स को एक्सेप्शन है, इसको टाइटल्स की तरह यूज़ कर सकते हैं और स्टेट कन्फर भी कर सकता है ऐसे टाइटल, लेकिन महाराज के टाइटल्स नहीं कन्फर किए जाएंगे। सिटीजन्स प्रोहिबिटेड फ्रॉम एक्सेप्टिंग टाइटल्स फ्रॉम एनी फॉरेन स्टेट, अगर कोई फॉरेन स्टेट भी दे तो सिटीजन्स एक्सेप्ट नहीं कर सकते, ठीक है, उसको मान्यता नहीं दी जाएगी स्टेट के अंदर। और फॉरेनर्स होल्डिंग ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर गवर्नमेंट मस्ट टेक प्रेसिडेंट्स परमिशन बिफोर एक्सेप्टिंग एनी टाइटल फ्रॉम द फॉरेन स्टेट। इवन दो फॉरेनर्स हैं जो हमारे गवर्नमेंट के अंडर काम कर रहे हैं, ऐसे फॉरेनर्स को भी अगर कोई टाइटल दिया जाए बाहर से तो उसको भी एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा और उसके लिए भी प्रेसिडेंट की परमिशन लेनी पड़ेगी। और कोई एमोल्यूमेंट्स या फिर कोई गिफ्ट, ऐसे गिफ्ट भी नहीं लिए जा सकते विदाउट प्रेसिडेंट कंसेंट, ठीक है। तो प्रोहिबिट सिटीजन ऑफ फॉरेनर्स होल्डिंग एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर गवर्नमेंट ऑफ एक्सेप्ट एनी प्रेजेंट एमोल्यूमेंट्स और ऑफिस फ्रॉम फॉरेन स्टेट विदाउट प्रेसिडेंट परमिशन, ठीक है। तो कोई गिफ्ट भी नहीं ले सकते। SC डिक्लेयर नेशनल अवार्ड, ठीक है, SC ने ये डिक्लेयर किया कि नेशनल अवार्ड जितने भी हैं, भारत रत्न और ये सब, इनको टाइटल नहीं माना जाता है, लेकिन इनको ये भी प्रोहिबिट किया कि इनको टाइटल की तरह यूज़ भी नहीं किया जाएगा कि भारत रत्न दिस ऐसे बोला नहीं जाएगा, इसको भी प्रोहिबिट किया है कि इस तरीके से नहीं बोला जाएगा, और ना ही भारत रत्न किसी को मिला है तो वो टाइटल माना जाएगा, ठीक है। दिस इज़ द एंड ऑफ आवर वीडियो। हमने फर्स्ट स्लैब को अच्छे से समझ लिया है, राइट टू इक्वालिटी को बहुत क्लियरली समझा है। आगे हम राइट टू फ्रीडम और फिर इसके बाद आगे हम सारे राइट्स को समझेंगे, ठीक है, और फिर हम क्वेश्चंस करेंगे। थैंक यू।